सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करेंगे? क्या आप अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करेंगे? ऐसे इंसान होते जैसे आज आप हैं, राइट? आपके अंदर जो इंसान पैदा हुआ है, आपके अंदर जो लीडर पैदा हुआ है, आपके अंदर जो सोच पैदा हुई है, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। इस इंडस्ट्री ये पैसों से नहीं मिलती, ये पैसों से नहीं कर, अरे 10,000 क्या साला लाख रुपए भी लगाने में डरो मत। अरे लगाओ। डिजिटल कमांडो ट्रेनिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। ना रुकेंगे कभी, ना थकेंगे कभी। ऐसे संकल्प के साथ तैयार है आपको कामयाब बनाने के लिए। अगर आप भी जरूरतों की जिंदगी में उलझे हुए हैं, आप भी अपने जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आप अगर शिक्षित है तो भी आपका स्वागत है, आप अगर अशिक्षित है फिर भी आपका स्वागत है, आप अगर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है फिर भी आपका स्वागत है, आप अगर अंधे हैं फिर भी आपका स्वागत है, आप अगर बहरे हैं फिर भी आपका स्वागत है। हाय, दिस इज आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। अगर आपको अपनी लाइफ को गुड से ग्रेट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ को गुड से ग्रेट करना है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको हर रोज खुद को अपग्रेड करना है। जितने भी विनर्स होते हैं, जितने भी सफल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उनके लिए अपग्रेडेशन एक कल्चर है। वो अपने आप को बिना अपग्रेड किए जी ही नहीं सकते। जिस तरीके से अगर एक इंसान को ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया जाए तो वो तड़पने लगेगा, छटपटाने लगेगा, बेचैन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सफल लोग खुद को अपग्रेड ना करें तो वो बेचैन होने लगते हैं, उनके अंदर एक छटपटाहट आ जाती है। हमेशा याद रखिए कि अपग्रेडेशन में एक कमाल की शक्ति है। आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग किया करता था तो एक टॉक का मुझे 20 से 25,000 रुपए मिलता था। उसके बाद से 50,000 रुपए मिलने लगे। एक टाइम आया जब मैं अपने एक टॉक के लिए 1 लाख रुपए लेने लगा और आज कंपनियां मुझे 5 लाख पे कर रही है। ये जादू अपग्रेडेशन का है। खुद को अपग्रेड करते रहिए। अगर गुड से ग्रेट पे पहुंचना है तो खुद को अपग्रेड करना है। थैंक यू सो मच। इतिहास रचने को तैयार है? तैयार है? सपनों को पूरा करेंगे, सपनों को पूरा करेंगे। आज की तारीख आप सभी के मुकद्दर के लिए बेहद खास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग मॉड्यूल को समझने के लिए। आज ऋषिकेश पाठक के साथ उपस्थित होंगे इस धमाकेदार कमांडो ट्रेनिंग में, एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में दिग्गज आशीष कुमार तिवारी जी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा जिन पांच विषयों पे ये चर्चा करेंगे, 5 सेलेक्टेड पॉइंट पे आज चर्चा करेंगे, ये पांचों पॉइंट समर्पित है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी को। यकीनन आपने इनका नाम सुना होगा, ये नाम नहीं ब्रांड है। एशिया में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसे प्रख्यात लेखक, एक ऐसे इंस्पिरेशनल स्पीकर जिनको सुनने के बाद, जिनको देखने के बाद, जिनको एहसास करने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस सा आता है। इनकी एक फेमस किताब रही है ए मैप टू पिनाकल ऑफ सक्सेस। ए मैप टू द पिनाकल ऑफ सक्सेस एक फेमस किताब है। अमेजॉन में बेस्ट सेलर की कैटेगरी में 37वें रैंक तक ये पहुंचा था पूरे विश्व में। बहुत फास्ट इन्होंने एक अलग अचीवमेंट अपने जीवन में प्राप्त किया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सुब्रतो दत्ता जी की जिंदगी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले 1 महीने के अंदर उनकी कंप्लीट इंटरव्यू, उनकी कंप्लीट जीवनी में आपके समक्ष लेकर आऊंगा। क्योंकि विद इन 4 इयर्स कोई इंसान कैसे यहां से वहां तक पहुंच सकता है, यहां से वहां समझ रहे हैं ना, शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच सकता है, जिनकी चर्चा बिजनेस आउटरीच मैगजीन में हुई हो, 2022 के सबसे बड़े हाइलाइट्स के तौर पे उनकी चर्चा हुई हो, जहां पूरे विश्व के लोग सोचने को मजबूर है, मिस्टर सुब्रतो दत्ता कहां है, कौन है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता, कौन है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता। उसी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता का मैं इंटरव्यू आप लोग के बीच में लेकर आऊंगा। उनके जर्नी के बारे में समझूंगा कि कैसे उनके पास 500 रुपए भी नहीं हुआ करते थे और कैसे उन्होंने अपनी गोल सेटिंग की। जो आज का टॉपिक है आशीष कुमार तिवारी जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अभी भी अपनी पूरी टीम को बुलाइए, अपने साथियों को बुलाइए। अगर आपने अभी तक नहीं बुलाया है तो अपने चाहने वाले, जानने वाले तक ये वीडियो फैला दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल सेटिंग करके सुब्रतो सर ने अपने आप को जीवन में समझा था कि मुझे जाना कहां है।
मुझे करना क्या है, पर्पस को आइडेंटिफाई किया था, प्लानिंग को समझते हुए अपने एक्शनेबल बिहेवियर को डेवलप किया था बहुत बेहतर तरीके से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब गोल सेटिंग इंसान कर लेता है तो इंसान को जरूरत होती है बहुत बड़े पैमाने पर टाइम मैनेजमेंट की। उन्होंने टाइम मैनेज किया, वक्त हालात परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर इतिहास रच दिया था सुब्रतो दत्ता जी ने। मुझे पता है, मैं जानता हूं, बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं कि 18-18 घंटे 20-20 घंटे तक वो मेहनत किया करते थे, जब तक मुंह से उल्टी वाली कंडीशन ना आ जाए कि अब मुझसे नहीं होगा, निचोड़ देते थे एक सेकंड को, वहां से उन्होंने किया था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीम मैनेजमेंट। टीम को मैनेज करने की क्या कला होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े पैमाने पे कनेक्ट करने के लिए, बहुत बड़े पैमाने पे जोड़ के रखने के लिए लोगों में मोहब्बत का प्रसार करना पड़ता है और टीम को मैनेज करने की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता का बहुत अहम रोल होता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। कभी ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बात किया करते थे और कभी बहुत बेहतर तरीके से मल्टीपल लैंग्वेजेस को कनेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ये पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं अपने ही अंदाज में। पूरी दुनिया इनकी कायल है, विश्व के बड़े बड़े धुरंधर इनके दीवाने हैं, इनकी कला के दीवाने हैं। तो व्यक्तित्व का विकास कैसे किया इन्होंने, आप बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे इनकी इंटरव्यू में। एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजेक्शन हैंडलिंग। लोग जब आपको मना करें, लोग जब कहें कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी लायक नहीं हो आप, उस वक्त असल कर्तव्य दिखाने का मौका मिलता है, उस वक्त असल कर्तव्य दिखाया जाता है। और उस वक्त सुब्रतो दत्ता जी ने उस मकाम को अचीव किया था। तभी आज 2022 के आउटरीच मैगजीन में बहुत बेहतर तरीके से इनकी चर्चा हुई है। और जब मैंने वो मैगजीन पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गया कि यार किसी की जर्नी यहां से यहां तक हो सकती है। तो आज ससीश कुमार तिवारी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने आज सेलेक्टेड 5 पॉइंट पे इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग मॉड्यूल को कनेक्ट किया है, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग आपके समक्ष परोसा है कि जिसको सीखने के बाद, समझने के बाद आप भी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की तरह कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आप भी डैरन हार्डी की तरह कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं रॉबर्ट कियोस्की की तरह आगे बढ़ने की मनस्थिति। आप भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक व्यापारी बनने की सोच सकते हैं। मैं प्रेसिडेंट वाली बात नहीं कर रहा हूं, व्यापारिक पद्धति को विकसित करने की सोच रख सकते हैं। आज बहुत सारी चीजें आज हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, दिग्गज ससीश कुमार तिवारी जी सिखाने वाले हैं। तो फिर कह रहा हूं, अपने चाहने वाले को, जानने वाले को तुरंत बुलाइए। मैं फिर तुरंत विदिन सेकंड मिलता हूं आपसे, कुछ ही पलों में आपसे फिर से मिलता हूं। थैंक यू। ऐसे इंसान होते जैसे आज आप हैं, राइट? आपके अंदर जो इंसान पैदा हुआ है, आपके अंदर जो लीडर पैदा हुआ है, आपके अंदर जो सोच पैदा हुई है, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। इस इंडस्ट्री ये पैसों से नहीं मिलती, ये पैसों से नहीं कर, अरे 10,000 क्या, साला लाख रुपए भी लगाने में डरो मत। अरे लगा। आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग, नाम तो सुना ही होगा और आप मुझे भी जानते हैं, मुझे भी पहचानते हैं। डेली बेसिस में मुलाकात होती है ना, तो मुलाकात होती है तो पहचानते हैं। निगाहों में निगाहें मिला के आपसे बात कर रहा हूं और आज कुछ बेहतर लेके आया हूं। आप ऐसा लेके आया हूं जो सोचा भी नहीं होगा आपने। इसलिए आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी जानने वाले और चाहने वाले, उस तक ये बेहतरीन खबर पहुंचा दें कि आज कुछ सरप्राइज है। अभी नहीं तो कभी नहीं। आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन तक ये लिंक फॉरवर्ड जरूर कर देना। क्योंकि स्टार्ट करने से पहले ही मैं रोमांचित हो रहा हूं, एक्साइटेड हो रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं खुद ट्रेनिंग नहीं देने वाला। जिन सिद्धांतों पे मैंने आपको बहुत दफे सिखाया है, बताया है, उन्हें सिद्धांतों की एक डिफरेंट प्रतिछवि आपके समक्ष एक दिग्गज के माध्यम से मैं आपको डिलीवर करवाने वाले हूं। सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स। वो कोई साधारण शख्सियत नहीं है, वो कोई साधारण शख्सियत नहीं है। भारत के एक जाने माने हस्ती है। खुद को तपाया है उन्होंने, खुद को बनाया है। ना जाने कितनी रातें उन्होंने तबाह की खुद को एक ब्रांड बनाने में। जिंदगी में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तब जाके वो यहां तक पहुंचे, तब जाके उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। मैं बात कर रहा हूं भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर
बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप, श्री शशीष तिवारी जी की। एक ऐसे दिग्गज, जब इनकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की चर्चाएं मैंने सुनी, जब इनकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की दस्तक मैंने महसूस की, तो मुझे यकीन नहीं हुआ इतनी कम उम्र में कोई इंसान उस मकाम तक पहुंच सकता है। सच में इस लेवल की ट्रेनिंग कोई डिलीवर कर सकता है? भारत में इतने जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, विश्व में इतने फेमस फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या उनके लेवल की या उनसे भी बेहतरीन कोई ट्रेनिंग डिलीवर करने का सामर्थ्य रखता है हिंदुस्तान में विद इन द टाइम फ्रेम? यानी कि वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात देने की कला सच में हिंदुस्तान में और किसी के अंदर है? ये जज्बा सुना जरूर था, देखा कभी नहीं था। देखने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की गहराई को जानने का मौका मिला, इनकी फाइनेंस की समझने का मौका मिला कि फाइनेंस के मार्केट में कितना गहराई से ये समझते हैं, मार्केट को कितना रीड करते हैं, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज की गहराई को किस हद तक समझते हैं, ये एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर्स को क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में कैसे इतिहास इंसान रच सकता है, वक्त के दायरे में रहकर वक्त को कैसे मात दे सकता है, हर परिस्थितियों में खुद को विजेता कैसे सिद्ध कर सकता है। जब इनकी सारे प्रारूप को मैंने समझा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि तिवारी जी अपने जीवन का कुछ बहुमूल्य वक्त निकालें, एंड कुछ लोग जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग जो आपसे भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम दोनों मिलकर कुछ उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करें और कुछ उन्हें प्रशिक्षित करें। अगर आप में से कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई को समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडर हैं हमारे दिग्गज शशीष तिवारी जी, जिनके लगभग 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, एंड बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे भी इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल को कनेक्ट कर रखा है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यावसायिक पद्धति जहां बगैर पूंजी के कोई पूंजीपति बन सकता है, लेकिन कर्मों का तूफान उत्पन्न करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। फिर कहता हूं आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये वाली मेहनत होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वहां पे इन्होंने इतना बड़ा मकाम स्थापित किया, अपना एक बड़ा नाम बनाया, एक अपनी अलग पहचान बनाई। डायरेक्ट सेलिंग के चाहने वालों में से बहुत सारे लोग इन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इनकी प्ले स्टोर पे एक गुरुकुल करके एक बहुत ही बेहतरीन, सर खुद बताएंगे आपको, एक बहुत बेहतरीन ऐप है इनकी, शायद गुरु दक्षिणा या दक्षिणा करके इनकी एक एप्लीकेशन है, सर खुद बताएंगे आपको अपने मुखारबिन से। मतलब हर तरीके से अपनी इन्होंने एक पहचान बनाई, अलग अपना ब्रांड बनाया। मैं आपको कैसे समझाऊं, बस इतना ही समझा सकता हूं कि पूरा भारतवर्ष इनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने अपने पूरे साथियों को, तमाम साथियों को आमंत्रित कर लिया होगा जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, जिंदगी में हर घड़ी जीतने के लिए तैयार। तो देर ना करते हुए आप सभी की बुला लूं या थोड़ा रुक जाऊं? कमेंट का ऑप्शन में बताइए आप लोग, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, एक लोग का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। आप लोग एक्साइटेड थोड़ा कम है, पूरा लगातार एक लोग का हाथ चलना चाहिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो अब बुला ही लेता हूं, इंतजार क्या करना। तो देर ना करते हुए डिजिटल तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर श्री शशीष कुमार तिवारी जी। सर आप आए और पूरे भारत वर्ष को संबोधित करें इस धमाकेदार वेबिनार के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। थैंक यू सो मच ऋषिकेश सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर थोड़े कड़वे सवाल पूछूंगा जो श्रोतागण के लिए बेहद आवश्यक है, और बहुत सारी चीजें मैंने इनसे कमिटमेंट की है कि आज बहुत ही कम समय में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही कम समय में लोगों को एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल समझने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कौन है शशीष तिवारी जी? मैं तो जानता हूं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है,
मैं तो जानता हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं तो जानता हूं एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने शून्य से शिखर तक की तैयारी की, बहुत मेहनत करके अपने आप को एक ब्रांड बनाया, इस अंधेरी दुनिया में अपना एक पहचान बनाया। कौन है शशिश तिवारी जी? मेरे साथ साथ पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है कौन शशिश तिवारी जी? इनकी पहचान कैसे बनी? कहां से वो संघर्ष का दौर स्टार्ट हुआ? कहां भागलपुर का सफर रहा? कहां सिवान का सफर रहा? कैसे शुरुआत होती है जिंदगी की, और कैसे पूरे भारतवर्ष के हर एक कोने में, अभी रिसेंटली आपने उत्तराखंड में एक बहुत धमाकेदार प्रोग्राम किया था, भारत के हर कोने में हर हफ्ते आपके किसी न किसी बड़ी कंपनियों के साथ में आपका टाई अप होता है, कहीं ना कहीं आप प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है सर, और कौन है शशिश तिवारी जी? मेरा सबसे पहला एक सवाल ही कह सकते हैं आप इसे। मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं जानूं और पूरा भारतवर्ष जाने, जो भी अभी मेरे श्रोतागण देख रहे हैं, कौन है शशिश तिवारी जी? सर आपके मुखातिब से समझना चाहता हूं। मेरा जन्म गोवा के अंदर हुआ। मेरे पिताजी भूतपूर्व सैनिक हैं, इंडियन आर्मी से हैं, और पापा तब गोवा में पोस्टेड थे, वहां जन्म हुआ। और फिर उसके बाद से मैं गोपालगंज आ गया। मैं बिहार के गोपालगंज जिले से बिलोंग करता हूँ, और गांव में ही मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव में हुई। गवर्नमेंट स्कूल से हुई, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, बिहार बोर्ड से पढ़ा। फिर मैं पटना आया 8वीं की एग्जाम के बाद, और 8वीं का जो एग्जाम था वो बोर्ड एग्जाम हो गया था उस समय हमारे टाइम में, और मैं टॉप कर गया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ मैं। और डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के बाद मेरे पिताजी मुझे पटना लेके आ गए, और जब मैं पटना आया तो मेरी एडमिशन उन्होंने सीबीएसई स्कूल में करा, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश हम लोग पढ़ते नहीं थे, क्योंकि इंग्लिश बिहार बोर्ड के अंदर मैट्रिक पास करने के लिए इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट तब भी नहीं था और आज भी नहीं। तो इंग्लिश मेरी कमजोर थी, और पिताजी मुझे लेके आए और 9th क्लास में मुझे सीबीएसई में उन्होंने दाखिला करवा दिया, इंग्लिश मीडियम। और वहां से मेरा जो कह सकते हैं स्ट्रगल का टाइम शुरू हुआ। और फिर सीबीएसई में 9th क्लास में मैंने काफी स्ट्रगल किया। मेरे जो भी क्लासमेट्स थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम तो टॉपर हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और इस तरीके से लगभग 8-9 महीने मैंने काफी स्ट्रगल किया, चीजों को समझने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। फिर 8 से 9 महीने के बाद जब मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं एक दिन पिताजी के पास गया, मैंने सरेंडर किया कि पापा मुझसे नहीं होगा, और अगर आपने मुझे अभी भी सीबीएसई में रखा तो मेरा तो 1 साल जाएगा, नाक आपकी कटेगी, क्योंकि मिठाई आपने बंटवाई थी। क्योंकि जब मैं 8वीं में टॉप आया था तो पिताजी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी। पिताजी को ऐसा लगा कि सच में मैं फेल हो जाऊंगा, और वो मेरी बातों को समझ पाए, मेरी भावनाओं को समझ पाए। और फिर मैं आ गया अपनी औकात पे, यानी कि हिंदी माध्यम, और 10वीं क्लास में सबसे आ गया, सीबीएसई छोड़नी पड़ी मुझे। और फिर मैंने 10th पास की, then I passed my intermediate, and after passing my intermediate I started learning English. He is a boy, she is a girl, that is a fan, that is the table, this is the podium. बिल्कुल बेसिक से फिर मैंने शुरुआत की सीखने की, और it took me 8 and 9 months, मुझे 8 से 2 महीने लगे। And after 8 and 9 months, I was one of the youngest faculties of English in Patna, in almost all the brands of English in Patna. पटना के जितने भी टॉप ब्रांड्स थे, मैं 17 साल की उम्र में वहां पे पढ़ा रहा, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता। और फिर वहीं से इंग्लिश का और बोलने का शौक चढ़ा। फिर मैं फंक्शन इंग्लिश से, मैंने बीएड कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पास की। उस बीच में दूरदर्शन, आकाशवाणी तक भी पहुंच चुका था। और फिर ऐसे करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके फिर कुछ अनुभव वहां पे मिले। बोलने का शौक पहले से था, स्टेज का शौक था, मैं बोलना चाहता था, और वही शौक फिर मुझे यहां तक लेके आया। जो भी छोटी मोटी उपलब्धियां मेरे पास हैं, आप समझ जाइए कि एक चाहत थी, एक पागलपन, एक दीवानगी थी चीजों को सीखने की। और इंग्लिश से जो एक मात मिली थी जिंदगी में, तो वो मात कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं था, हार स्वीकार नहीं था। तो उस हार से बदला लेने के लिए मैं बोलता चला गया, और फिर वो सफर यहां तक मुझे लेके आया। क्या बात है सर, क्या बात है। यानी कि संघर्ष आपने भी किया, दर्द आपने भी महसूस किया, और दर्द के बाद ही जीत है, ये आपने प्रमाणित कर दिया। दर्द यकीनन होगा, और दर्द के बाद ही जीत का स्वाद लोग चख पाएंगे। मैं महसूस कर पा रहा हूं आपके सफर से। आकाशवाणी का क्या सफर रहा सर? आकाशवाणी में आपने, क्योंकि वहां तक रेडियो पे या न्यूज पे पहुंचना, वहां से स्टार्ट करना, उस कम उम्र में कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं तब कविताएं लिखता की आवाज से। हाँ, जब मैं पटना आया तो मैं कविताएं लिखता था, तो कविताएं लिखने का शौक था, और मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था।
मैं देखते रहता था कि कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है क्या, वाद विवाद का या काव्य, किसी भी तरीके की कोई प्रतियोगिता हो रही है क्या। तो उस समय प्रेमचंद शरद चंद्र जयंती एक समारोह होती थी और वहां पे एक कॉन्टेस्ट था कविता का। तो पोएट्री कॉन्टेस्ट था, मैंने हिस्सा लिया और मैं वहां पे फर्स्ट आया। तो जब मैं फर्स्ट आया तो जो बच्चा सेकंड आया था वो काफी हताश था कि मैं सेकंड कैसे आ गया। मेरी उससे बातचीत होने लगी। उस बातचीत के क्रम में उसने कहा कि मेरी ये कविता आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी है और मैं यहाँ पे सेकंड, मुझे करार दे दिया गया। तो वो बड़ा उदास था, लेकिन बातचीत के क्रम में उसने बताया कि उसकी ये कविता दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों ही जगहों से प्रसारित होगी। तो मुझे लगा कि यानी कविताएं दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित होती है। और फिर मैं खोजना शुरू किया पटना के अंदर कि दूरदर्शन कहाँ है, आकाशवाणी कहाँ है। और पहुंचता पहुंचता वो मैं दूरदर्शन के दरवाजे तक पहुंच गया। और दूरदर्शन के दरवाजे पे जब मैं पहुंचा, मैं आपको बताऊं, और वहां पे गार्ड होते हैं और वो पर्चा आपका बनाते हैं जिससे मिलने जाना है। तो मैंने उनको जाके बोला, मुझे तो कोई अनुभव नहीं था। मैंने कहा कि मैं कविताएं लिखता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप पहले आकाशवाणी पे कभी आए? मैंने कहा कि नहीं। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है आकाशवाणी की? मैंने कहा कि नहीं। तो कहा पहले आपको आकाशवाणी में जाना होगा, पहले ऑल इंडिया रेडियो में जाइए और फिर अगर वहां पे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेके आएंगे तब आप दूरदर्शन में एंट्री कर पाएंगे। मैं गांव से आया हुआ बच्चा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये बात तब की है जब मैं इंटरमीडिएट में था। मैं भागता दौड़ता, और पटना में दूरदर्शन एक तरफ है और दूसरी तरफ आकाशवाणी, आमने सामने, आप जानते हैं। फिर मैं दूसरी तरफ गया आकाशवाणी में भागता भागता, वहां पे जाके फिर मुझे इंटरव्यू मिली और फिर मेरी कविताएं फाइनली प्रसारित हुई वहां से। 10 दिसंबर वो टाइम था, 10 दिसंबर को मैं पहली बार आकाशवाणी पे आया। उसके बाद सर्टिफिकेट लेके दौड़ता भागता फिर दूरदर्शन पहुंचा। फिर तो लगातार सिलसिला चलता रहा। एक पते की बात, एक मजेदार मैं आपको बात बता रहा हूं। जब आकाशवाणी और दूरदर्शन का दौर चलने लगा मेरी जिंदगी में, और ना जाने कितनी बार मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी में गया, तब मुझे पता चला कि दूरदर्शन में जाने के लिए आकाशवाणी में जाना आवश्यक नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे भगाया क्यों, फिर मुझे दूरदर्शन में जाने क्यों नहीं दिया। तब मुझे समझ में आया कि शायद मेरी आउटर पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, शायद मेरा अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं था, जिसके चलते उस गार्ड ने मुझे भगा दिया था और कहा कि आप आकाशवाणी चले जाएं। उसको ऐसा लगा कि मैं दूरदर्शन पे आने के लायक नहीं हूं। तो हम जो गांव से लोग आए थे, तो हमारे पास था कि सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग। वो जो एक विचार था, वो विचार कटा हुआ। और समझ में आया कि नहीं, अगर आप शहर में हैं तो आपको हायर लिविंग और हायर थिंकिंग पे ध्यान देना हो। आप बिल्कुल साधारण दिख के आप चाहेंगे कि आपको एंट्री मिल जाए या चीजें हो जाए, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपका जो लुक है, आप कैसे दिखते हैं, लोग उसी टाइम में कुछ सेकंड्स के अंदर आपके बारे में एक ख्याल बना लेते हैं कि आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे, आप में क्या प्रतिभा है। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, आउटर पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी दोनों ही आवश्यक है, वरना वो मुझे भगाता नहीं, उसकी औकात नहीं थी और उसके राइट में भी नहीं था। ये आपने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का जो अभी आपने एग्जांपल दिया है, बहुत ही धमाकेदार दिया। अब मैं यहाँ पे जितने भी मेरे श्रोतागण पूरे भारतवर्ष से मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि हर परिस्थितियों में, हर हालात में खुद को सकारात्मक बना के रखिए, सकारात्मक सोच के साथ कनेक्टेड रखिए, सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ना है और यही आपको जीत की ओर आगे लेके जाएगा। सतीश कुमार तिवारी जी को हम लोगों ने जान लिया कि ये कौन है, कैसे यहां तक पहुंचे और इनकी स्ट्रेंथ क्या रही है, इनकी ताकत क्या रही है। अब हम सभी मिलके जानेंगे, अब अभी हम सब मिलके सीखेंगे 5 पॉइंट, जीवन के सिलेक्टेड 5 पॉइंट जो मैंने इन्हें एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर बोलते हुए सुना है, मैंने इन्हें डायरेक्ट सेलिंग के एक बेहतरीन लीडर के तौर पे बोलते हुए सुना है। और मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक पे आज ये चर्चा करें, क्योंकि मैंने भी इन 5 पॉइंट्स पे आपसे बात की है अपने यूट्यूब चैनल पे। आपने सुना है, देखा है, महसूस किया है। मैंने इन सभी पॉइंट पे आपसे चर्चा किया है, लेकिन मैं महसूस करता हूं और मैं ये जानता हूं, समझता हूं कि जो बातें आज सतीश तिवारी जी बताएंगे, अगर इनके बताए गए सिद्धांतों का आप सभी ने अनुपालन कर लिया और जिंदगी में इनके बताए गए सिद्धांतों के अनुकूल आगे चलने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज से 6 महीने के बाद आप इसी पोजीशन में रहेंगे जिस पोजीशन में आज।
यानी कि आप अपने आप को अपग्रेड कर चुके होंगे और आपके जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आ चुका। मैं आपकी आंखों में आंखें मिला के दावे से कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। इसलिए एक एक पॉइंट लिखना है। देखिए, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। लिखना क्यों जरूरी है कि ना जाने कब कौन सी बात किस वक्त आपकी मनस्थिति को पूर्णतः परिवर्तित कर दे। कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो पार्ट टाइम काम करने वाले लोग होते हैं जिंदगी में, मैं उन्हें पसंद कभी नहीं करता। जो फुल टाइम काम करने वाले लोग होते हैं, मैं उन्हें भी पसंद नहीं करता। मैं बेइंतहा मोहब्बत सिर्फ उनसे करता हूं जो ओवर टाइम काम करने में यकीन रखते हैं। और ओवर टाइम काम वही कर सकता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से जागरूक हो, पैशनेट होकर काम करता हो। और पैशन आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे, पैशन के साथ काम तभी कर पाएंगे जब आपका पर्पस क्लियर हो। और जब आपके जीवन का पर्पस क्लियर होगा, तब आप प्लानिंग कर पाएंगे। सारा कुछ, सारी बातें एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली अगला सवाल, अगले लगातार 5 पॉइंट में समझना चाहूंगा सर से। और सर ने जैसे ही ये 5 पॉइंट बताया, आज की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। और अगर आप लोग को पसंद आए तो मैं दोबारा भी सर को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अपना मोहब्बत प्यार दिखाया, अगर आप लोगों ने बताए गए सिद्धांतों का अनुपालन किया, तो मैं शशि सर से दोबारा भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आके आप लोगों को प्रशिक्षित करें। तो शशि सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ा कॉमन सवाल, दुनिया के लगभग मोटिवेशनल स्पीकर इसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं। और फिर सवाल यहीं पे उठ के खड़ा हो रहा है, आपसे भी मैं यही सवाल पूछने जा रहा हूं, जनता का भी यही सवाल है। सवाल, एक 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। ये ऐसा सवाल है, कहते हैं कि चारों तरफ सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कहीं दिख नहीं रहा। और जब सॉल्यूशन दिखा तो क्वेश्चन गायब। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जब क्वेश्चन दिखा तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अब जब सॉल्यूशन मिल गया, आंसर मिल गया, तो वही क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जीवन में। गोल सेटिंग सबको पता है, गोल सेट सब करना चाहते हैं, सबको लक्ष्य पता है जीवन में जाना का है, सबको पैसा चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको बंगला चाहिए, सबको लग्जरियस लाइफ चाहिए, लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए, जिंदगी बहुत हसीन चाहिए, सपनों से हसीन जिंदगी जीना चाहते हैं लोग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गोल सेटिंग जानने के बाद भी गोल को कनेक्ट नहीं कर पाते, सही तरीके से उसको उस दिशा में कार्य करने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर पाते। तो पहला सवाल शशि सर, व्हाट इज गोल सेटिंग? क्या है गोल सेटिंग? और अगर कुछ है गोल सेटिंग तो गोल कैसे सेट करना है? आप मुझे मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल 1 साल में हम कैसे कवर करें और क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि कामयाबी को रफ्तार पसंद है, ये मैंने आपसे भी सुना है, और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं कि कामयाबी को रफ्तार पसंद है। तो 5 साल और 10 साल का तो योजना बना नहीं सकते। 1 साल की योजना में कैसे हम गोल सेट करें और किस तरीके से खुद को झोंक दें कार्य के प्रति? सर, थैंक यू सो मच। और काफी बड़ा सवाल, काफी सुंदर सवाल है कि गोल कैसे सेट करें। और 1 साल का गोल आप उससे जो पूछा है आपने कि 1 साल के अंदर हम कैसे गोल को सेट करें और कैसे उसे अचीव करें। देखिए, गोल सेटिंग के जो फॉर्मूले हैं, चाहे वो स्मार्ट फॉर्मूला हो या बाकी सारी चीजें, लगभग हर इंसान जानता है। ऐसा नहीं कि उसके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का कोई अभाव नहीं। गोल सेट करने के बाद भी लोग अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि गोल जब सेट करते हैं आप, तो वो एक सिर्फ आप व्हाट का जवाब दे रहे होते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लेना है, 1 साल के अंदर मुझे क्या लेना है। अगर सिर्फ इसका आप जवाब देते हैं तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि वो गोल क्लियर हो गया। मुझे 1 साल के अंदर ये गाड़ी लेनी है, मुझे 1 साल के अंदर ये प्रमोशन लेना है, मुझे इस रैंक पे जाना है। तो ये क्या हुआ? ये आपने गोल सेट कर लिया क्योंकि आपने कोई चीज जो व्हाट का जवाब दे दिया, डेडलाइन आपने लगा दिया, गोल हो गया। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज मिस करती है वो है वॉई, वो है बर्निंग डिजायर। हमने जिस चीज का गोल बनाया, हमने जिस चीज को सेट किया कि यही मेरा गोल है, मुझे 1 साल के अंदर ये अचीव करना है, उसके लिए मेरे अंदर कितना बर्निंग डिजायर है, वो सच में मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर वो चीज ना मिली तो मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ जाए? अगर ये गोल अचीव ना हुआ, अगर मैं या मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, मेरी टीम ये अचीवमेंट हासिल नहीं करते, ये गोल हासिल नहीं करते, मुझ पर क्या फर्क पड़ता है? और उस फर्क का, वो जो फर्क है कि मुझ पे क्या फर्क पड़ता है, उसका इमोशनल कनेक्शन कितना है, उस लॉस का इमोशनल कनेक्शन कितना है,
मैंने अपना गोल हिट नहीं किया, उससे जो लॉस हुआ उससे मेरा इमोशनल कनेक्शन कितना है। और अगर वो नहीं है, अगर वहां इमोशंस कनेक्टेड नहीं है लॉस से, मैं नहीं कह रहा कि आप जब ले लेंगे आप गोल अचीव कर लेंगे आप तो खुश होंगे। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो अपना गोल अचीव कर ले खुश ना हो, लेकिन वो अचीवमेंट उसे मिलेगी जिसके लॉस का एक इमोशनल कनेक्शन होगा उसके साथ। ना हुआ तो, नहीं कर पाया तो, मुझे ना मिला तो, इसका जवाब कहां है? ये मुझे क्यों चाहिए? ना मिला तो क्या होगा? और ये मेरे लिए वाकई कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, इसके मिलने के बाद मेरी जिंदगी कहां रहेगी, कैसी हो जाएगी? अगर इन सारी चीजों का जवाब आपने हासिल किया है, लिखा है, इसे कहीं पे लिखा है, ये सारे जवाब आपके पास हैं, यानी आपका क्यों क्लियर हो चुका है। यानी आप सिर्फ व्हाट एंड व्हेन के साथ नहीं जी रहे, आप व्हाई के साथ जी रहे हैं। आप गोल के अंदर 90% लोग की गलती क्या है कि व्हाट और व्हेन है, क्या लेना है, कब तक लेना है, लेकिन क्यों उतना भी क्लियर नहीं होता। अगर क्लियर होता तो फिर दुनिया में क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन होता, फिर क्यों आलस होता, फिर क्यों लोग टाल मटोल करते, फिर रोज मोटिवेशन देने की क्या आवश्यकता है, फिर सेल्स टीम को एक बार ही ट्रेनिंग दी जाती और वर्षों वर्षों तक वो एकदम मोटिवेटेड रहती, वो अपने गोल के लिए बिल्कुल लालायित रहती, पागल होती। लेकिन वो पागल नहीं होती। आप ऋषिकेश पाठक सर जाते हैं, 1 महीने के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग दी, फिर दूसरे महीने उनको ट्रेनिंग चाहिए, फिर दूसरे महीने मोटिवेशन चाहिए। हर रोज मोटिवेशन क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए हर रोज मोटिवेशन? क्योंकि आपका क्यों उतना भी क्लियर नहीं है जितना आपको लगता है। और क्यों को क्लियर करना जितना आसान लगता है, दरअसल उतना ये आसान है नहीं। मैंने कहा एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, लॉस का इमोशनल कनेक्शन क्या आपके साथ, लॉस का इमोशनल कनेक्शन क्या आपके साथ। अगर ये आप निकाल पाए, अगर ये आपको मिल गया कि नहीं 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 लॉस का ये, क्योंकि आपको जाना है, मान के चलिए आपको बॉम्बे जाना है, आपको पटना से बॉम्बे जाना है और आपके पास टिकट के पैसे नहीं है, कोई आपको उधार देने वाला भी नहीं है और टिकट के पैसे भी नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे बॉम्बे? आपके पास पैसा भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, ट्रेन से आप जा सकते हैं लेकिन उधार देने वाला कोई नहीं है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, आप पटना से बॉम्बे कैसे जाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद ना जाएं, पकड़े जाने के डर से या वॉटेवर, राइट। लेकिन मान के चलिए कि किसी की मां बॉम्बे में बीमार है, या किसी का कोई बहुत प्यारा इंसान वो उधर बीमार है और डॉक्टर किसी को कॉल कर दे कि अगर आप 2 दिनों के अंदर नहीं पहुंचे या 3 दिनों के अंदर नहीं पहुंचे तो शायद आप इस इंसान से फिर कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे, और अब आपके पास 1 भी रुपया ना हो फिर भी आप चले जाएंगे, क्योंकि आपका क्यों काफी स्ट्रांग है। या तो आप टीटी को समझा लेंगे, या तो उससे लड़ लेंगे, या कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन आप ट्रेन के अंदर तो बैठ जाएंगे। और आपको जाना क्यों है? क्योंकि वो क्यों काफी अधिक स्ट्रांग है। तो जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जो चैलेंजेस मिलने वाली हैं, उन चैलेंजेस को जानते हुए भी, उन प्रॉब्लम्स को जानते हुए भी आप सफर की शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि पहुंचना क्यों है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो मैं जितने भी लोग हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि गोल सब बना लेते हैं, आप भी बनाएंगे। दुनिया में हर इंसान को पता चल गया कि गोल बनाना कैसे है, किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। लेकिन गोल सेट के साथ जो माइंडसेट आपको करना है, जो अंदर की जो सेटिंग है, जो इनर लेवल पे जो आपको सेटिंग करनी है, जो सच में गोल तक पहुंचाए, वो काफी अधिक आवश्यक है। मुझे लगता है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं शायद वो डेफिनेटली आप समझ गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दूसरा सर सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से आपने गोल सेटिंग के बारे में बता दिया, अचीव करने के बारे में बता दिया, पर्पस को आइडेंटिफाई करने के सारे विषयों से भी आपने पर्दा हटा दिया। एक्सप्लेन करने का अंदाज ही डिफरेंट था। मुझे उम्मीद है आप लोग को भी ये लग रहा होगा। कमेंट के ऑप्शन में आप बता सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं और शशि सर भी आपके कमेंट पढ़ रहे हैं। लाइव हम लोग आपके कमेंट को पढ़ रहे हैं, मैं फील कर सकता हूं। तो इसी कड़ी में मैं दूसरा सवाल सर पूछना चाहूंगा आपसे, जो सबसे महत्वपूर्ण है हर इंसान की जिंदगी में। आज मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 95.5% लोग, 95.5% लोग सिर्फ हारते इस वजह से है जीवन में कि उनका टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं है। उनको टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं पता है। क्योंकि आपने बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों के मुकद्दर में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। आप फेमस कंपनियों को, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज को आप ट्रेनिंग देते हैं।
तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं टाइम मैनेजमेंट का एक बेसिक थ्योरी समझना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या है और कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को इस समय के साथ कनेक्ट कर लेती हैं, समय के साथ खुद को बांध लेती हैं, और क्यों एक आम इंसान सदैव बिखरा हुआ रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गया, कब शाम हो गया, कब रात हो गया। जिंदगी में जहां था 10 साल पहले, वो 10 साल बाद भी वही है, और इसी ऐसी जिंदगी वो जी रहा है कि लगता है कि 10 साल बाद भी वो ऐसा ही रहेगा। और हर पता नहीं जो मिला तो बेचारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं वाली स्थिति में है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा उलझन, इसका सिद्धांत वो समझ नहीं पाया और इसको सुलझा नहीं पाया है। एक ऐसी उलझन जिसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। मैं चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट पर सर कुछ बताएं आप अपने मुखारबिन से। थैंक यू सर। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जिंदगी और वक्त में कोई अंतर नहीं है, वक्त ही जिंदगी है। और जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वक्त को जी रहे हैं। तो जितनी जिंदगी इंसान जीते चला जाता है, उतना वक्त उसका कहीं ना कहीं निकल गया। सो टाइम और लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंसान अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है, वो कुल मिला के अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा होता है। जैसा कि सर ने कहा कि बहुत कम लोग ही वक्त का सदुपयोग करके और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। बाकियों की जिंदगी जैसी पहले थी, यानी कि 5 साल पहले जैसी थी, वैसी रह जाती है। आखिर क्या कारण है, क्यों लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते? इस बात को समझिए। जब कोई भी चीज फ्री की मिलती है तो उसकी अहमियत नहीं समझना। अगर टाइम खरीदना पड़ता तो आप टाइम के लिए काफी सजग रहते, लेकिन टाइम खरीदना नहीं पड़ता। एक्चुअली टाइम आपको मुफ्त का मिलता है। आज मैं इसलिए बर्बाद कर सकता हूं क्योंकि मेरे मन को यह पता है कि कल 24 घंटे मुझे फिर से मुफ्त के मिलने वाले। अगर कल के लिए मुझे पैसे देने पड़ते, और अगर हर घंटे के लिए मुझे पैसे देने पड़ते, तो शायद मैं 1 घंटा कहीं भी लगाने से पहले या 1 मिनट भी कहीं लगाने से पहले 10 बार सोचता कि मुझे यहां लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हम अपनी चीजों के लिए, जिन्हें हम पैसों से खरीदते हैं, उनके लिए काफी सजग होते हैं। अगर कोई आके आपके कपड़े को खराब कर दे तो आप उससे लड़ लेंगे। आप उससे लड़ लेंगे कि आप मेरे कपड़े पे कुछ चला क्यों रहे हैं या उससे खराब क्यों कर रहे हैं। लेकिन कोई वक्त आके खराब करके चला जाए, आप खुद ही अपना वक्त खराब करते रहते हैं, लेकिन आप कभी लड़ते नहीं है, क्योंकि ये चीजें फ्री की मिल जाती। तो जब चीजें फ्री की मिलती हैं तो उसका मैनेजमेंट करना काफी टफ हो जाता है। यानी आपको पहले तो ये समझना होगा, चीजें फ्री की है इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। सबसे बेशकीमती चीज ही टाइम है। तो अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आप इससे अधिक कीमती और कोई चीज है ही नहीं जो आप दुनिया में किसी को दे पाए। बाकी चीज की टाइम है ही नहीं आपके पास। आप टाइम के पास है, टाइम आपके पास नहीं है, यह समझना सबसे अधिक आवश्यक है। आप टाइम के पास है, टाइम आपके पास नहीं है। आप टाइम दे नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज का आप संग्रह नहीं कर सकते वो आपके पास हो नहीं सकती, और टाइम को आप रोक के रख ही नहीं सकते। जिस चीज को आप रोक के नहीं रख सकते, उसका संग्रह नहीं कर सकते, उसे कलेक्ट नहीं कर सकते, वो चीज आपके पास है, ये कहना ही झूठ है, ये कहना ही भ्रम है। हम लोग कई बार कहते हैं आपके पास टाइम है, मेरे पास 2 घंटे। 2 घंटे के पास शायद आपके पास कभी 2 घंटे नहीं हो सकते, राइट? क्योंकि वो तो चल रहा है। अब समझिए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। जो मैं अपनी पर्सनल जिंदगी से जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, और जो मैंने कई सारे लोगों को बताया है, वो ये है कि 4 भागों में पहले तो आप दिन को बांट दीजिए, राइट? मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग का शिफ्ट आप जहां से मन वहां से शुरू कर दीजिए। अगर आप 4 बजे से शुरू करते हैं सुबह, या 5 बजे से शुरू करते हैं, तो आप इसे 5 से लेके 12 बजे तक कर सकते हैं। यानी 5 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो गया। उसके बाद आइए 12 से 4, ये आपका आफ्टरनून शिफ्ट हुआ। 4 से 8 ये आपका इवनिंग शिफ्ट हुआ, और 8 बजे रात से लेके फिर 12 बजे रात तक ये आपका नाइट शिफ्ट हुआ। 4 शिफ्ट में जिंदगी, ये दिन जो है उसे बांट दीजिए। अब आपको ये देखना है, अगर आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी ग्रोथ एक्टिविटीज क्या है, कौन सी चीजें आपको गोल तक लेके जा रही हैं, किन एक्टिविटीज से आपका ग्रोथ होता है, अगर ये आपके पास लिस्टेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर फेज में मुझे वो ग्रोथ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। वो कौन सी एक्टिविटीज है, आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, आप बिजनेस ऑनर हैं, आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। आपको ये देखना है कि अच्छा, मन हमारे साथ काफी खेलता है। कई बार अगर मान के चलिए कोई इंसान सही टाइम पे जग नहीं पाया, वो 11 बजे जग,
तो पूरे दिन उसका मन उसको ये बता के रखता है कि तो निकम्मा है, तो उससे कुछ नहीं होगा, तो 11 बजे जगा, और सच में पूरे दिन उसका मूड खराब रहता है, वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। अब मन भी अजीबोगरीब तरीके से हमारे साथ खेलता है। इससे बचने के लिए मैंने कहा 4 फेज में बांटी। मान के चलिए मॉर्निंग फेज मेरा खराब हो गया, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया या कोई जरूरी काम पड़ गया, मैं उसमें लग गया, तो मॉर्निंग फेज गया है, आफ्टरनून नहीं गया है, इवनिंग फेज बाकी है, नाइट फेज बाकी है। मेरे पास 4 फेज हैं, और इन 4 फेज में मैं अगर एक फेज बर्बाद कर भी देता हूं किसी कारण से, राइट, तो मुझे डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मुझे ये देखना कि 3 फेज और बाकी है, और इन 3 फेजेस में अभी मैं कुछ प्रोडक्टिव करके अपने दिन को बढ़िया बना सकता हूं। तो पहली चीज तो ये 4 फेजेस में बांट लीजिए। दूसरा, हर घंटे पे, शायद आप ये ना कर पाए, लेकिन अगर आप कर पाए, हर 1 घंटे या 2 घंटे पे, मैं तो 1 घंटे का सजेशन देता हूं, हर 1 घंटे पे अपने आप से पूछिए कि मुझे नेक्स्ट 1 आवर पे क्या करना है। व्हाट इज माई नेक्स्ट 1 आवर गोल, व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर नेक्स्ट 1 आवर। अगर आज अभी मान के चलिए कल के टाइम में मान के चलिए 9 बजे आए, 9 बजे अपने आप से पूछिए कि मैं 10 बजे तक क्या करने वाला हूं, 10 बजे अपने आप से पूछिए मैं 11 बजे तक क्या करने वाला हूं। अगर आप हर घंटे का गोल खुद से पूछेंगे तो टाइम का सबसे बढ़िया इस्तेमाल इस दुनिया में आप कर रहे होंगे। टाइम क्यों निकल जाता है? क्योंकि हमें 1 मिनट की कदर नहीं है, क्योंकि हम मिनट की कदर नहीं करते, घंटों की कदर नहीं करते, इसलिए टाइम निकल जाता है। इसलिए निकलता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट 1 आवर का गोल मेरा क्या है। जब आप नेक्स्ट 1 आवर गोल पूछना शुरू करेंगे तो आप कमाल का टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, क्योंकि तब आपका मन बताएगा कि अच्छा, अब अगले 1 घंटे में मुझे फेसबुक करना है तो वही कीजिए, आपको कोई वीडियोस देखना है वही देखिए, राइट, आपको काम करना है काम कीजिए। आपको करना क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट 1 आवर गोल? दैट इज माय मंत्रा ऑफ मैनेजिंग टाइम। अगर आप टाइम को सबसे बढ़िया ढंग से मैनेज करना चाहते हैं तो इस मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट इज माय नेक्स्ट 1 आवर गोल? मेरे अगले 1 घंटे का गोल क्या है? इससे अच्छा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता टाइम मैनेजमेंट पे, जो मैंने अप्लाई किया है, और मैंने इस चीज से ना जाने कितने लोगों की सहायता की है, और सच में उनकी जिंदगी बदली है टाइम मैनेजमेंट को लेके। क्योंकि जब टाइम का सदुपयोग करेंगे तो जिंदगी तो अपने आप बदलेगी ना। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि दिस इज टू मच। अगर इतना भी आप कर पाए तो आप कमाल कर रहे होंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बता दिया 1 घंटे का इस्तेमाल करने के बारे में। अगर 1 घंटे के बारे में, अगले 1 घंटे के बारे में आपको पता होगा कि क्या करना है, तो आपकी जिंदगी के अंतिम छोर तक भी आपको पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है और आपकी रफ्तार क्या होगी। सारी बातों को आपने बेहतर तरीके से समझा दिया। गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये 2 पॉइंट को एक लोगों ने हृदय की गहराइयों से लिखा हो। क्या आपने नोट्स बनाए हैं? जल्दी जल्दी कमेंट ऑप्शन में बताइए कि आपने नोट्स बनाए। फटाफट फटाफट, देर नहीं करना है, आंसर दीजिए। नोट्स बना लिए आपने? चलो, इधर उधर क्या देख रहे हो यार, आपसे ही बात कर रहा हूँ। इधर उधर मत देखो, एकदम आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, नोट्स बना लिए आपने। अब इसी कड़ी में तीसरा सवाल, क्योंकि 1-1 सेकंड का यूज करना है। सर ने अपने जीवन का बहुमूल्य वक्त दिया है, और यही इनको पता है कि मेरे 1-1 मिनट की क्या वैल्यू है। घंटों का इस्तेमाल तो ये पहले ही कर चुके हैं, अब इनको अपने मिनट की वैल्यू पता है। तो सर, सबसे बेहतरीन सवाल ये हो सकता है, क्योंकि रामायण में भी श्री राम ने टीम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था। टीम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था। उनकी टीम में हनुमान जी थे, सुग्रीव जी थे, उनकी टीम में जामवंत थे, उनकी टीम में नल नील थे। जो दुश्मन था रावण, बहुत ही मायावी प्रतापी था, सामर्थ्यवान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसको परास्त करने के लिए उनको बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ी, और योजनाओं को बनाने के बाद उनको बेहतर तरीके से अपनी टीम को गाइड करना पड़ा, इन्फ्लुएंस करना पड़ा, लोगों को प्रेरित करना पड़ा, इंस्पायर करना पड़ा।
कि नल नील आपकी क्षमता ये है, जामवंत आपकी क्षमता ये है, हनुमान आपकी क्षमता ये है, सुग्रीव आपकी क्षमता ये है, आप यहां पे मोर्चा संभालेंगे, आप यहां पे मोर्चा संभालेंगे, आप ये करेंगे। यानी कि उन्होंने टीम की क्षमताओं को परखा और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कनेक्ट कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, हृदय के साथ जुड़ गए। पहले पूरी तरीके से कनेक्ट किया, हृदय में बसाया, फिर उनको यकीन दिलाया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं और ये करना बहुत बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल टीम मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी के भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए टीम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी एक कड़ी जुड़ी हुई है। इस टीम मैनेजमेंट के सिद्धांत को आप सर कैसे समझाना चाहेंगे अपने अंदाज में, जिस तरीके से आपने गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट बताया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, टीम मैनेजमेंट। टीम को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, टीम को कैसे संभालना चाहिए, टीम को कैसे प्यार देना चाहिए, और इसमें जो बीच में शकुनी मंत्रा टाइप के कैरेक्टर मिल जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए सर? ये टीम मैनेजमेंट का ही पार्ट है सर, इसे एक्सप्लेन जरूर करें, इसे जरा फील जरूर कराएं। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि आखिरकार टीम है क्या। टीम जब आप समझ जाएंगे तो टीम मैनेजमेंट में जो चीजें आवश्यक हैं उसे टीम बनाने के लिए वो भी आप समझ जाएंगे। 100 लोग हैं, मान के चलिए 100 लोग हैं और 100 लोगों का समूह है, उसे आप टीम कहेंगे। मान के चलिए 100 लोग हैं और एक ग्रुप है जहां पे 100 लोग हैं, एक ग्रुप के अंदर 100 लोग हैं, 100 एम्प्लॉइज हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, सेल्स प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तो क्या हम उसे टीम कहेंगे? टीम का मतलब क्या है? लोगों का समूह या फिर कुछ और? आप टीम से समझते क्या है? टीम को लेके आपकी परिभाषा क्या है? देखिए, टीम मैनेजमेंट तो वही करेगा जिसको ये पता हो कि टीम पहले क्या है। क्योंकि मैनेजमेंट क्यों होता है? चीजों को सबसे बेहतर रूप में लाने के लिए, यही तो मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कि हम टाइम का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यानी टाइम को बेस्ट शेप में कैसे ढाला जा सकता है। यही जैसे टीम है और हम यह मैनेजमेंट जोड़, तो मैनेजमेंट होता क्यों है? ताकि कोई भी चीज को आप उसके सर्वश्रेष्ठ रूप तक कैसे लेके जाएं, या सर्वश्रेष्ठ उपयोग तक कैसे लेके जाएं, या उसकी उपयोगिता सबसे अच्छी कैसे हो पाए। मैनेजमेंट तो इसी के लिए होता है। तो टीम का मतलब क्या है, पहले ये समझ चाहिए। टीम का मतलब 100 लोगों का समूह नहीं होता या लाख लोगों का समूह नहीं होता। टीम का मतलब होता है वैसे 100 लोग या एक वैसा समूह जिस समूह का एक सपना हो। अगर उस समूह में मान के चलिए 1000 लोग हैं, लेकिन 2 समूह हैं, एक में 1000 लोग हैं, एक में 100 लोग, और 1000 लोगों का कोई समूह है लेकिन उनके पास कोई एक सपना नहीं है, कोई एक ड्रीम नहीं है जिसको हजारों लोग चीज कर रहे हैं। उन हजारों लोगों के दिल में कोई एक सपना नहीं, अलग अलग, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, मींस इंडिविजुअल ड्रीम्स हैं, लेकिन कोई यूनाइटेड ड्रीम नहीं। कोई ड्रीम ऐसा नहीं जो यूनिफिकेशन, जो एक हो और उस एक के पीछे सब लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं है मान के चलिए। तो फिर वो टीम है ही नहीं, वो सिर्फ भीड़ है। आप उसे टीम मत कहिए, वो भीड़ है। भीड़ का मैनेजमेंट कहां से करेंगे आप टीम का मैनेजमेंट करेंगे ना, तो पहले टीम तो बनाइए। उस भीड़ को टीम में बदलने के लिए आप इतना समझिए कि कोई एक सपना जो सबके दिल में हो, जो उस ग्रुप के हर इंसान के दिल में हो, तो वो ग्रुप टीम कहलाएगा, वरना वो भीड़ है। बस ऑर्गेनाइज भीड़ कह लीजिए, वैसे तो भीड़ ऑर्गेनाइज नहीं होती, लेकिन आप मान के चलिए कि वो ऑर्गेनाइज भीड़ है बस, लेकिन वो है भीड़ ही, टीम नहीं है। टीम का मतलब यानी जिसके पास एक सपना हो। जब सबके सपने एक हो जाते हैं तो वो टीम बन जाती है। अब इसके लिए क्या करना होगा? अब यहां लीडर का रोल आता है। अब लीडर को उन सारे लोगों को किसी एक बड़े ड्रीम से जोड़ना होगा, किसी बड़े मिशन से जोड़ना होगा। जैसे कि रामायण का एग्जाम्पल सर दे रहे, तो वहां एक मिशन था, रावण का वध भी था और सीता को लौटाना। तो सब एक ही चीज के लिए काम कर रहे थे। वहां कोई गोल्ड मेडल के लिए, कोई कुछ डेजिग्नेशन के लिए काम नहीं कर रहा था। वहां सबके पास एक मिशन था और एक मिशन से सब कनेक्टेड थे। यही चीज हमें समझना है। ठीक है, आपके इंडिविजुअल ड्रीम्स हो, लेकिन जिस एक सपने से टीम बनती है। 11 लोग खेलते हैं क्रिकेट में, 11 लोग खेलते हैं, उधर फुटबॉल में, आप स्पोर्ट्स में देखिए, वो 11 लोगों का सपना क्या होता है? एक ही है, जीत, टीम की जीत। एक सपना है, तब वो टीम बनती है।
11 लोग टीम कब बनते हैं? जब वो 11 लोगों का सपना एक ही है कि हिंदुस्तान जीतना चाहिए, हमारी टीम जीतनी चाहिए। यही तो सपना है ना सबका। लेकिन वो टीम कब लड़खड़ाती है, कब बिगड़ती है? जब गुटबाजी होती है। अब गुटबाजी जब हो गई तो जीत, तो एक गुट ऐसा है, अलग अलग जब गुट हो गए तो सवाल अब जीत का नहीं रहा। अब जीत आखिरी उद्देश्य नहीं है, वो मिशन नहीं है। अब क्या है कि ये गुट इस गुट से अच्छा खेलना चाहिए। तो जब ये गुट इस गुट से अच्छा खेलना चाहिए, जब इस गुट का प्रदर्शन उस गुट से अच्छा होना चाहिए, ये मिशन हो जाए, ये सपना हो जाए, तो वो टीम रही नहीं, वो टीम तो बिखर चुकी है। यानी एक लीडर के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो उसको सॉर्ट आउट करना है, वो ये है कि क्या हर इंसान के पास मैंने एक सपना दिया। अगर मेरी ये कंपनी है तो कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो टारगेट है, कंपनी का जो गोल है, क्या हर एक इंसान के दिल में वो गोल धड़क रहा है? क्या उसका भी यही गोल है कि मेरी कंपनी यहां पहुंचनी चाहिए? वो एम्प्लॉय है लेकिन वो कहता है मेरी कंपनी यहां पहुंचनी। वो ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी सर की कंपनी, मेरी कंपनी यहां पहुंचनी चाहिए। क्या कंपनी ने उनको अंदर से उस एक गोल के लिए प्रेरित किया है? और हाँ, वो गोल ऐसा होना चाहिए जहां एक इंसान को लगे कि नहीं, ये एक बड़ा उद्देश्य है। हाँ, ये एक बड़ा उद्देश्य है जिसके लिए मुझे काम करना चाहिए, जिसके लिए मुझे खुद को समर्पित करना चाहिए। जब आप लोगों को एक बड़ा उद्देश्य देते हैं, जिस उद्देश्य से वो खुद भी कनेक्टेड होते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि इससे और भी लोगों का जीवन सुधरने वाला है, और भी लोगों का जीवन बदलने वाला है, और भी लोगों का जीवन सुंदर हो जाएगा, तब लोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करते हैं। आपके पास ये एक चैलेंज है कि लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो तो हैं, लेकिन उन्हें एक ड्रीम से कैसे जोड़ दिया जाए। ये टीम मैनेजमेंट का, मुझे लगता है टीम को बनाने का ही पहला स्टेप यही है कि एक ड्रीम से कैसे जोड़ा जाए। तो वो जो आप कंपनी चला रहे हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक लीडर के तौर पे, एक ऑनर के तौर पे वो गोल देना, वो आपकी अपनी जवाबदेही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो मंथरा और शकुनी जैसे लोग हैं, क्या इनका सफाया हो सकता है? कभी नहीं। क्या ऐसे लोग नहीं रहेंगे? रहेंगे, कुछ तो रहेंगे। आप बहुत अच्छी खेती कीजिए, आप बहुत अच्छे खाद डालिए, सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लीजिए, क्या बिल्कुल खरपतवार कुछ भी नहीं उगेंगे? उगेंगे, कुछ कुछ तो उगेंगे। आपको उसकी निराई करनी पड़ती है। आप उनको देखते हैं, अगर वो हार्मफुल हो रहे हैं तो कई बार एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है, कई बार निकालना पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी ने कई लोग को निकाला, आप अच्छे से जानते हैं, कई लोग को निकाला। अच्छे लोग, काफी टैलेंटेड, लेकिन टीम के लिए हेल्पफुल नहीं थे, टीम के लिए हार्मफुल हो गए। तो जब टैलेंट भी टीम के लिए हार्मफुल हो जाए तो लीडर को, कैप्टन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि आप पहली बार करें, आप समझाएं 2 बार 3 बार, राइट? आप अकेले में समझाएं। कहा जाता है कि जब भी कोई आप कमियों की बात करनी हो, बुराइयों की बात करनी हो, तो आपको अकेले में करनी चाहिए। सबके सामने कभी भी किसी को डांटना या किसी को गलत बोलना, वो एक खराब लीडरशिप होती है। चाहे आप उसके प्रति कितने भी अधिक कनेक्टेड क्यों नहीं है, वो ये बात कभी नहीं समझ पाएगा कि आप उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, उसे खराब ही लगेगा। तो जब आप इंसान का स्वभाव जानते हैं तो आपको इन चीजों को आप आराम से, यानी पर्सनल काउंसलिंग की तरह, वो क्यों मेरे से नहीं जुड़ रहा, वो क्यों मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहा, आपको खुद भी आत्ममंथन करना पड़ता है, खुद भी देखना पड़ता है। कई बार गलतियां अपने अंदर होती है, हम दूसरों को सुधारने में लगे होते हैं। तो एक लीडर के तौर पे अगर मुझे टीम में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज अ कैप्टन, तो मुझ में कहां कमी है, मैं उससे बैठ के बात करूंगा, अपनी कमियां जानूंगा, कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं माफी मांग लूंगा, राइट? लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं सबको साथ लेके बढ़ूं। दूसरी चीज आखिरी में कहूंगा कि जब टीम मैनेजमेंट की बात आती है और जब आप एक टीम को लेके ग्रोथ करने की बात करते हैं, टीम वर्क करने की बात करते हैं, तो वहां जो लीडर्स हैं उनके लिए एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फिक्र। आपको लोगों की फिक्र कितनी है? एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, एज एन ऑनर, राइट? आपको लोगों की फिक्र कितनी? लोग नहीं जोड़ते कई लीडर से, मुंह पे आपकी बहुत अच्छी बातें करेंगे, पीठ पीछे आपको गाली देंगे, बहुत खराब बॉस है, अच्छा ऑनर नहीं है, सैलरी आपसे मिल रही है इसलिए सामने तो सलाम ठोकना ही पड़ेगा। लेकिन लीडरशिप ये है कि जब मैं सामने नहीं हूं फिर भी लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। ये कब होता है? जब आप दिल से लोगों की फिक्र करते हैं, जब आप लोगों को यूज नहीं करते बल्कि लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा खड़ा करना चाहते हैं, जब आप दिल से लोगों की फिक्र जानते हैं करना, जब आप उनसे सच में दिल से कनेक्टेड है, उनकी तरक्की के लिए, उनकी भलाई के लिए, राइट? आप चाहते हैं सच में कि इंसान बड़ा बने,
ये भी अपने गोल तक पहुंचे और हम सब मिलकर अपना जो कलेक्टिव गोल है उसे अचीव करें। जब ऐसी भावना आपके अंदर होगी तो लोग धीरे धीरे आपके साथ दिल से जुड़ने लगते हैं, और जब दिल से जुड़ गए तो मैनेजमेंट नहीं करना होगा, फिर तो परफॉर्मेंस बोलेगा, फिर तो उस टीम का परफॉर्मेंस बोलेगा। बस इतनी चीजें मुझे लगता है कि अगर आप गौर करें तो डेफिनेटली, वैसे तो टीम मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये कुछ कमाल की चीजें हैं जो आपकी टीम को अद्भुत बना सकती हैं और आप अद्भुत रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं। थैंक यू, आई होप इट हेल्प्स यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेबाक अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया। टीम मैनेजमेंट की आपने परिभाषा को ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके से परिभाषित कर दिया। मैं भी शॉक्ड हूं कि इतना बेहतर अंदाज कैसे आपने कनेक्ट किया। मैंने भी बहुत कुछ लिखा है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी लिखा हो, क्योंकि आज जैसी ट्रेनिंग आपको जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी, अगर मैं सही हूं तो। क्या आप मुझे महसूस कर पा रहे हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं? सभी कमेंट के ऑप्शन में लिखिए लव यू ससीस सर। कमेंट के ऑप्शन में लिखिए LOVE, लव यू ससीस सर, जिससे सर आपको थैंक यू सो आपका मच। प्यार देख पाएगा। लव यू ऑल। गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट पे इतना प्यार से इन्होंने आपको ये दे दिया, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग। अरे मुझे भी आप प्यार कर सकते हैं भाई, मेरे बारे में मुहूर्त नहीं निकालना है। ऋषिकेश पाठक को भी आप प्यार कर सकते हैं, अब इसमें सोचना क्या है। खैर, तो अब देर ना करते हो, फिर से अगला सेकंड लास्ट सवाल। सेकंड लास्ट यानी कि 3 पूरा हो चुका है, 2 बाकी है, और इसे मैं शॉर्ट में चाहूंगा कि सर बताएं, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि जिसपे अगर चर्चा करना स्टार्ट करेंगे सर तो मुझे पता है कि घंटों बीत जाएंगे। इसलिए सर से मैं विनती करूंगा कि 1 से 1.5 मिनट में कुछ ऐसी बातें बताएंगे चौथे पॉइंट के बारे में कि आप सोचने को मजबूर हो जाएं। वो विषय है सर व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्यों ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त अपग्रेड होने की बात क्यों कही जाती है? हर इंसान को बदलने की बात क्यों कही जाती है कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्यों आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, हर दफे व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की बात क्यों की जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है अगर डायरेक्ट सेलिंग के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग के भी एक बेहतरीन शिक्षक रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कैसे इसे समझा जाए? आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, या निजी जीवन पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? इसको सर संक्षेप में मैं आपके मुखारबिन से समझना चाहूंगा और मेरे सारे साथी समझना चाहेंगे। थैंक यू। सिंपल सी बात है कि एक इंसान की जो क्षमताएं हैं वो असीमित है। तो चूंकि आपकी एबिलिटी, आपकी जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, इसलिए खुद को डेवलप करना आवश्यक होता है। चाहे वो पर्सनालिटी हो, नॉलेज हो, ये व्यक्तित्व का विकास करना क्यों आवश्यक है? ताकि आप अपने अंदर छुपी हुई जो क्षमताएं हैं उसे जान पाएं और उसका उपयोग करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएं। आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाइए, उससे ऊपर पहुंचने का मार्ग आपके लिए खुला रहता है। वो मेरी एक कविता है कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई। तो हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई, आप जहां पहुंचेंगे उससे ऊपर आप जा सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, और मैं आपको पोटेंशियल की राइट डेफिनेशन बता, जो आप कर चुके हैं, जो आपने हासिल कर लिया, चाहे ये कंपनी के लिए भी हो सकता है, ये लोगों के लिए भी हो सकता है, ये दोनों के लिए, जो आप हासिल कर चुके हैं वो आपका पोटेंशियल नहीं है। जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया है वो आपका पोटेंशियल है। अगर आपने 5000 लोगों की कोई गैदरिंग कर दी है, ट्रेनिंग कर दी है, वो आपका पोटेंशियल नहीं है। आप अभी 50,000 लोगों की नहीं की, वो दैट इज योर रियल पोटेंशियल, दैट इज योर ट्रू पोटेंशियल। मींस ट्रू पोटेंशियल इज समथिंग दैट यू हैव नॉट अचीव्ड येट। जो आपने अभी अचीव नहीं किया है वो आपका ट्रू पोटेंशियल है। और चूंकि ट्रू पोटेंशियल हमेशा हमेशा बचा रहेगा, हमेशा अधिक रहेगा, इसलिए खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप, मींस पर्सनैलिटी टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल। पर्सनैलिटी डेवलप इसलिए करना है ताकि आप अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये भी चीजें हैं। मैं बस इतना शॉर्ट में बता रहा हूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 2 चीजें हैं। एक तो कैरेक्टर का डेवलपमेंट, कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है,
और देखिए, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे आपका इमेज बनता है। आप अपने बारे में क्या कहते हैं, इससे आपका चरित्र बनता है। इमेज खराब भी हो जाए ना, तो कोई बात नहीं, वो फिर से बन जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर दुनिया भूल गई, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम कर दिए इतने सारे कि वो पुरानी जो इमेज थी वो बदल गई। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उससे इमेज बनता है, लेकिन आप अपने बारे में क्या कहते हैं, इससे चरित्र बनता है। और चरित्र अगर सही है ना, तो इमेज की चिंता करने की आवश्यकता रही। और आप अपने बारे में क्या कहते हैं, यानी व्यक्तित्व का निर्माण दरअसल एकांत में होता है, क्योंकि अकेले में जो आप हैं वही आपका असली व्यक्तित्व है। कैमरे के सामने तो हर इंसान अपना सबसे बढ़िया रूप दिखाना चाहे, लेकिन एकांत में कौन क्या कर रहा है वही तो उसका व्यक्तित्व है। और अगर आपकी नजर में आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक कमाल के इंसान हैं, यानी आपका एकांत सुंदर है, और जिसका एकांत सुंदर है वो तो उसकी दुनिया भी सुंदर होगी। वो जहां भी जाएगा वो प्रसिद्धियां लूटता चला जाएगा। तो इस पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली कैरेक्टर आपका अपने आप डेवलप होगा, और इस एक बात से शायद बहुत कुछ बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने व्यक्तित्व का विकास भी करवा दिया लोगों का। आपके शब्दों के साथ आपके एक एक वाक्य जिंदगी में अमृत की वर्षा कराने वाले रहे हैं। इतना बेहतर अंदाज में आपने ये 4 पॉइंट समझाया है कि मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई भूल कर भी ये भूल पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दम है तो भूल कर दिखा दो इस ट्रेनिंग को। आप भूल ही नहीं पाओ। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, आप भूल ही नहीं पाओगे। अगर आपने एकाग्रचित होकर इस ट्रेनिंग को लिखा है और एक एक लाइन सुना है, तो आप जीवन में कभी भी इस ट्रेनिंग को भूल नहीं पाओगे। ये लाइफ टाइम के लिए आपके अवचेतन मन में फिट हो चुका है। मैं कह रहा हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जा चुका है। अब जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं। और कल सुबह की पहली किरण से मैं उम्मीद करता हूं कि आप नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुबह से ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करेंगे। सुबह से ही अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो भी कार्य करना हो उसे आप करना प्रारंभ करेंगे। कल सुबह से ही आप अपने तय समय पर सारे कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए, जैसा कि सर ने बताया, टाइम का ख्याल रखते हुए उसको मैनेज करेंगे आप बेहतर तरीके से। एंड टीम की बात है, टीम से तो भाई मोहब्बत करना पड़ेगा, और मोहब्बत तो वही कर सकता है जो कुछ करने लायक हो। जिंदा दिल इंसान ही तो कुछ कर सकता है, और जिंदा दिल बनने के लिए फिर सारी चीजें वही आएंगी। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो सोचना पड़ेगा। तो मैं फाइनल आता हूं आखिरी पॉइंट पे, और आखिरी पॉइंट बहुत सर दर्द देता है लोगों को, तकलीफ देता है। ये हर कंपनी का उद्देश्य है, कोई अपनी प्रोडक्ट बेचता है, कोई अपनी सर्विसेज बेचता है। हर कंपनी का अल्टीमेट गोल सेल्स ही है, बिल्कुल। लेकिन सेल्स के दरमियान, बेचने के दरमियान, मेहनत करने के दरमियान इस हद तक रिजेक्शन का क्या मामला है? लगभग 100 में 90 लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं? 90 तो थोड़ा कम मैंने बता दिया, कभी कभी 99 भी कर देते हैं, कभी कभी तो 100 के 100 भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये रिजेक्शन का मामला क्या है? ये बहुत खतरनाक, मतलब ये थ्योरी के नाम से लोग सेल्स की दुनिया में या किसी भी मार्केटिंग को समझने के लिए या किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में मार्केटिंग के सेगमेंट को कनेक्ट करने से भी हेजिटेट होते हैं। मैं यहां समझना चाहूंगा रिजेक्शन को हैंडल कैसे करें, रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी को हम कैसे विकसित करें, और कैसे हम इस मानसिकता को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार पाए कि रिजेक्शन ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन ब्रह्मास्त्र है। रिजेक्शन के बाद हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आए, ये सारे कुछ बुनियादी फैक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि अगर ये 5वां सवाल लोगों को समझ में आ गया तो आज के बाद लोगों की जीत 100% सुनिश्चित है, और दुनिया में फिर किसी और ट्रेनिंग मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। ये पूरा परिपूर्ण ट्रेनिंग हो जाएगा, ये 5 पॉइंट परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे गोल सेटिंग आपने कर दिया, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आखिरी पॉइंट अगर रिजेक्शन हैंडल करना सीख गए
तो फिर ये अनस्टॉपेबल होंगे, और अनस्टॉपेबल हो गए तो फिर साहब मजा आ जाएगा। तो सर ये सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है आप बड़े बेबाक अंदाज में आखिरी सवाल का भी जवाब देंगे, जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं। थैंक यू सर। और आपका थैंक यू सो मच सर। अटैकिंग मोड देखना चाहते हैं लोग, आपका अटैकिंग मोड देखना चाहते हैं लोग वो शशीष कुमार तिवारी जी के आग को देखना चाहते हैं, जिस आग की वीडियो इन लोगों ने देखी है पहले। तो सर रिजेक्शन हैंडल को थोड़ा सा फील कराइए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा कि देखिए हम सब जानते हैं कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इंसान सीख के काम नहीं करता, काम करके सीखता है। आप उसे कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, वो बिल्कुल एक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी, क्योंकि जितनी भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है। अगर आप उससे कह रहे हैं कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, सेल्स का ये मॉड्यूल, सेल्स का वो मॉड्यूल, आप उन सारे मॉड्यूल्स में जो कुछ भी उसे सिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक बंद कमरे में या हॉल में या ऑडिटोरियम में या व्हाटएवर, राइट, आप उन्हें सिखा रहे हैं, वो एक क्लासरूम की तरह है। और उन्होंने जो कुछ भी सीखा उससे सेल होगा, मैं ये नहीं मानता। जब वो उसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो वो कुछ सीखेंगे, यानी कि जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जो प्रैक्टिकल लर्निंग्स होंगी, वो उनको सेल्स में माहिर बनाती है। आप सेल्स पे 100 किताबें पढ़ के एक सेल नहीं कर सकते। आप 100 किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि आप एक सेल कर पाएंगे। लेकिन अगर 100 सेल आप कर देंगे तो शायद एक किताब लिख पाए। 100 सेल कर देंगे तो शायद आप 100 लोगों को यह तरीका बता पाए कि सेल होता कैसे है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसे आपको समझना होगा। सेल्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कला है जो करके सीखी जाती है। अब समझिए, मैं यहां ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको मजा आए। रिजेक्शन वो गुरु है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सेल्स में माहिर बना। ऋषिकेश है, मैं हूं, दुनिया के और भी ट्रेनर्स हैं, ये आपसे पैसा लेंगे तब आपको ट्रेनिंग देंगे। ये कंपनियों से पैसा लेंगे, सेल्स के लोगों से पैसा लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, तब आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुनिया में अगर कोई मुफ्त का बेस्ट गुरु है, वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन इज द बेस्ट एवर गुरु इन सेल्स इंडस्ट्री। रिजेक्शन आपका गुरु है, वो भी फ्री का गुरु। और जितने लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं साहब, वो आपके गुरुदेव हैं, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। दे आर गिविंग यू सम रिटर्न लर्निंग्स। रिजेक्शन इज रिटर्न लर्निंग। वो आपको रिटर्न में कुछ, वो भले आपको पैसा नहीं दे रहे, शायद आपका डील डन नहीं हो रहा, लेकिन वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। हाँ, कभी कभी ये सीखने की जो प्रक्रिया है या जो सीख है, वो इतनी बारीक होती है, इतनी छोटी होती है कि आपको भी नहीं पता चलता कि आपने यहां से सीखा क्या, आपने यहां से क्या सीखा। जब एक छोटा सा पौधा बढ़ता है तो वो हर रोज कितना बढ़ रहा है, ये खुली आंखों से तो शायद पता ना चले कि वो हर रोज बढ़ कितना रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है। आप 6 महीने बाद आएंगे, आपको समझ में आएगा कि वो कहां से कहां चला। आप 1 साल बाद आएंगे, आपको पता चलेगा वो कहां से कहां चला गया। लेकिन हर रोज आप देखेंगे तो आप उसके ग्रोथ को नहीं समझ पाएंगे कि वो कितना बढ़ा। उसी तरीके से रिजेक्शन, हर एक रिजेक्शन आपको बड़ा कर रहा होता है सेल्स में। हर एक रिजेक्शन आपका गुरु है। हर एक रिजेक्शन मतलब आप समझिए कि जितने भी लोग आपको रिजेक्ट किया आज तक या आगे करेंगे, वो आपके सेल्स के गुरु हैं। वो गुरु हैं, आप कृतज्ञ रहिए उनके प्रति, क्योंकि वो आपको सेल्स में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप रिजेक्शन फेस करते करते 1-2 साल निकाल लेंगे तो आप सेल्स के वही माहिर खिलाड़ी बन जाएंगे, जिनसे दुनिया सेल्स सीखने के लिए आएगी कि सर आप करते क्या, हुआ कैसे। और हुआ कैसे नहीं, ये हुआ उन्हीं लोगों के चलते जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। अब समझना है, जब आप रिजेक्ट होते हैं उसके बाद आपको बस रीथिंक करना चाहिए। रिजेक्शन प्लस रीथिंकिंग क्रिएट्स रिजल्ट्स। रिजेक्शन प्लस रीथिंकिंग, इससे रिजल्ट क्रिएट होगा। हमारी गलती क्या है कि रिजेक्शन के बाद हम कई बार रीथिंक नहीं करते, हम पूरे प्रोसेस पे फिर से ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं इंसान ही खराब, छोड़ो हटो, हमें क्या करना, उसका राव क्यों खराब है, ये कंपनी सही नहीं है, इंसान ही सही नहीं। रीथिंक, जब आप रीफोकस करेंगे, रीथिंक करेंगे, रीलुक करेंगे, तो आप रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। रिजेक्शन के बाद का एक स्टेप लोग मिस कर देते हैं, जिसके चलते वो रिजल्ट तक काफी संघर्षों के बाद पहुंचते हैं। अगर हर रिजेक्शन के बाद रीथिंक, रीलुक, रीफोकस कर लिया, तो आप वहां से बहुत कुछ खुद निकाल लेंगे, बहुत कुछ खुद निकाल लेंगे।
और आप बेहतर रिजल्ट क्रिएट कर रहे होंगे। रिजेक्शन आपके लिए एक फ्यूल की तरह होना चाहिए। कोई रिजेक्ट करे ना, तो अगर सच में आप सेल्स में बड़े बनने वाले हैं, वो आपके लिए फ्यूल की तरह काम करेगा। आप और चार्ज हो जाएंगे। सीखने के बाद रुकता कौन है? और अगर रिजेक्शन मेरा गुरु है, तो जब मैं गुरु से मिलके आया हूं, तो भैया और तेजी से बढ़ूंगा ना, फिर रुकूंगा कैसे? तो रिजेक्शन आपके लिए फ्यूल की तरह काम करना चाहिए, और जितना अधिक रिजेक्शन मिले उतना एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। जब विराट कोहली को ना वो शतक नहीं मार पा रहा था ना, सेंचुरी नहीं लग रहा था पिछले 3 साल में, तो आपको क्या लगता है उसने अपनी नेट प्रैक्टिस, उसने अपनी मेहनत घटा दी होगी या बढ़ा दी होगी? लीजेंड कौन होता है? जब उसका फॉर्म ना चले, जब वो फॉर्म में ना हो, जब वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा, तब वो अपनी प्रैक्टिस को, अपनी मेहनत को कम नहीं करता, बल्कि 100 गुना बढ़ा देता है। लीजेंड में और ऑर्डिनरी लोगों में यही अंतर है। ऑर्डिनरी लोगों को जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो शहीद हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, भाग जाएंगे, नहीं नहीं बाप बाप करेंगे, राइट, नहीं होगा सच। लेकिन जो लीजेंड्स होते हैं किसी भी फील्ड के, जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो अपनी मेहनत को 100 गुना बढ़ा देते हैं, और फिर जाके फिर 3 साल बाद फिर दुनिया कहती है ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो शतक पे शतक मार रहा है। साहब 3 साल उसने मेहनत की है। और देखो, रिजल्ट नहीं आने का ये मतलब नहीं कि काम नहीं आता है। शतक ना लगने का ये मतलब नहीं कि बैटिंग ही नहीं आती। अरे फॉर्म सही नहीं चल रहा, टाइम सही नहीं चल रहा, टाइम आने दीजिए। 3 साल के दौर में ऐसा थोड़ा बैटिंग भूल गया था, बैटिंग भूला थोड़े था, फॉर्म नहीं चल रहा था, टाइम नहीं चल रहा था, वक्त नहीं था, परीक्षा की घड़ी थी, और हर इंसान को अपनी परीक्षा दे रही। आपको फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, अमीरी चाहिए, तो आपको परीक्षा से तो गुजरना होगा। और जीवन की परीक्षाएं बड़ी अद्भुत होती हैं, रिजेक्शन वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अगर इतनी बातें, ये दर्शन आप समझ गए, तो डेफिनेटली आप रिजेक्शन से डरेंगे नहीं, बल्कि मिलके खुश हों। और रिजेक्शन के बाद क्या करना है, ये याद रहा तो रिजल्ट क्रिएट करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो सारी कहानी इस लिमिटेड वक्त में आपने बयां कर दी। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इस बिजनेस मॉड्यूल को समझने में किसी को कोई तकलीफ होगी। गोल सेटिंग करना आपने सिखा दिया, टाइम मैनेजमेंट आपने सिखा दिया, टीम मैनेजमेंट आपने सिखा दिया, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा दिया, और आपने रिजेक्शन को हैंडल करना भी सिखा दिया। जो बैकबोन कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बैकबोन का एक सपोर्ट चाहिए होता है, बैकबोन जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले कर दिया आपने अपने 5 पॉइंट के माध्यम से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत बेहतर तरीके से एक पॉइंट को समझा है, सीखा है, महसूस किया है। और आज से आप कर्मों का तूफान उत्पन्न करेंगे और अनंत काल तक चलने के लिए आप तैयार रहेंगे, बगैर रुके, बगैर तक। मैं सतीश कुमार तिवारी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस बेबाक अंदाज में इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। और आखिर में जो पढ़ने के शौकीन हैं, उनको मैं एक बेहतरीन संदेश खुद की तरफ से देना चाहूंगा। आप देख रहे हैं मेरी लाइब्रेरी है, ये मेरा लाइब्रेरी है। इतनी सारी किताबें हैं, मैं सारी किताबें तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी में से कुछ किताबें आपको जरूर रिकमेंड कर सकता हूँ, और स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेरे फेवरेट ऑथर में से एक है टोनी रॉबिन्स। बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बहुत बेहतरीन एक किताब लिखा है, लाइफ फोर्स। कितने लोगों ने पढ़ा है? कमेंट के ऑप्शन में बताइए। लाइफ फोर्स मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, आप लोगों को पहले भी रिकमेंड किया है। अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो मैंने पहले भी रिकमेंड किया है। मनी मास्टर द गेम एक फेमस बुक है, वो कितने लोगों ने पढ़ा है? कमेंट के ऑप्शन में बताइए। द इमोशन कोड कितने लोगों ने पढ़ा है? ये 3 किताब आज आपको 5 पॉइंट को कवर करने में बड़ी मदद करेंगी। जो 5 पॉइंट इन्होंने बताई हैं, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और थोड़ी बहुत बेहतरीन अंग्रेजी है आपकी, तो आपके लिए ये तीनों किताब मैं रेकमेंड करता हूं स्ट्रांगली। सबसे पहली किताब है लाइफ फोर्स, टोनी रॉबिन्स की ये फेमस किताब है। इस किताब को आप लोग खरीद लेंगे। थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन बहुत मजेदार बुक है। अगर आपने एक एक लाइन पढ़ लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अपने जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री होते हुए नजर आएंगे।
वक्त, हालात, परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर आप एक इतिहास रचते हुए नजर आएंगे, अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। लाइफ फोर्स को अगर आपने पढ़ लिया तो ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक है, नंबर 1 पे रही है। दूसरा बुक मैं रेकमेंड करता हूं आपको, द इमोशन कोड। बहुत फेमस किताब है, हर वक्त मुस्कुराने की वजह इसमें दी हुई, हर वक्त खुशियों को ढूंढने का एक रास्ता दिया है ऑथर ने। अगर आपने बेहतर तरीके से कनेक्ट कर लिया इस किताब के एक पन्ने को, अगर निगल लिया आपने, तो जीवन में फिर कभी भी आपको नकारात्मकता नहीं सता सकती। हर वक्त मुस्कुराने की वजह आप ढूंढ लेंगे, हर एक नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, और एक बेहतरीन ट्रेनर के तौर पर भी आप उभर के सामने आ सकते हैं अगर आपने द इमोशन कोड पढ़ लिया। डॉक्टर ब्रेडली नेल्सन की ये बुक है, बहुत फेमस किताब। और तीसरा किताब मैंने आज रिकमेंड किया है, मनी मास्टर द गेम, अगेन टोनी रॉबिन्स, मनी मास्टर द गेम। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो जिंदगी सपनों से हसीन होगी। मैंने आज की वीडियो में से 3 आपको किताबें रिकमेंड की हैं, आप पढ़िए, आगे बढ़िए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग जिंदगी में बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं, अभूतपूर्व कामयाबी तक पहुंचे। सतीश कुमार तिवारी जी का भी यही उद्देश्य है कि जिंदगी में आप अपने सपनों को जिए और जिंदगी में परमात्मा का आशीष आपको मिले, उनकी कृपा मिले, भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद आपको मिले, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, उनकी असीम कृपा हो, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, हमेशा आप मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराने की वजह आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे कहीं ना कहीं से। यही हम दोनों का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये धमाकेदार वीडियो को अंजाम तक पहुंचाया। बैक टू बैक अलग अलग अंदाज में हम लोग प्रोग्राम को पहुंचाते रहेंगे। जीतिए आप, आगे बढ़िए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में, बहुत बड़ा करेंगे, धमाकेदार तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल को अंजाम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जय हिंद।